नमस्कार साथियों, केजीएस परिवार में मैं अभिषेक आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक बार बताएंगे सभी साथी कैसे हैं, आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। और प्रीवियस क्लास में साथियों कोई समस्या कोई डाउट हो तो डिस्कस कर सकते हैं, वरना फिर आगे बढ़ेंगे। लोकेंद्र भाई हैं, श्रेया साहनी, जूही सिंह, नमस्कार। कमल शर्मा जी हैं, नमस्ते भैया कमल। प्रिया निषाद, निशा जी हैं, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। कैसे हो सभी साथी एक बार बताइए। बिल्कुल, भीम चौहान जी हैं, निशा, प्रिया निषाद। चलिए तो स्टार्ट करें अपनी क्लास को। बिल्कुल भाई, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और देखते हैं क्या क्या चीजें। उत्तर प्रदेश की कृषि की बात हम कर रहे थे, ठीक है। उत्तर प्रदेश की कृषि की बात हम कर रहे थे और मैं आपको बता दूं कल सुबह 8 सवा 8 बजे मेरी क्लास होगी, है ना। मतलब ये भी होगी और वो क्लास भी होगी जिसमें हम आर्ट एंड कल्चर की बात करेंगे, ठीक है। जिसमें किसकी बात करेंगे हम, आर्ट एंड कल्चर। उत्तर प्रदेश का जो कला एवं संस्कृति है उसको लेकर सुबह बात करेंगे, ठीक है। और शाम को अपनी ये ज्योग्राफी है, ये एक दो टॉपिक इसमें और रह गए तो उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एक दो टॉपिक का मतलब है कुछ टॉपिक इसमें रह गए तो वो उनको कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक था साथियों, वो टॉपिक चल रहा था उत्तर प्रदेश की कृषि, है ना। उत्तर प्रदेश की कृषि, प्रदेश उत्तर प्रदेश की कृषि, उत्तर प्रदेश की कृषि की बात यहां पर हम कर रहे थे, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कृषि व्यवस्था को लेकर बात हो रही थी, एग्रीकल्चर को लेकर बात हो रही थी, ठीक है। यानी कि एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। एग्रीकल्चर ऑफ उत्तर प्रदेश की बात हम यहां पर कर रहे थे, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था साथियों, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको पहले समझते हैं क्या बातें इसके बारे में है और फिर तो कल कुछ बातें मैंने आपको यहां पर बताई थी, है ना। इस कृषि से रिलेटेड कुछ बातें हमने डिस्कस करी थी, ठीक है भाई। आज हम बात करेंगे उससे नेक्स्ट पॉइंट की, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करेंगे, मैंने बताया था कल आपको, बिल्कुल अभी कुछ नहीं लिखाया, बस पहली ही हेडिंग लगाई है ये, ठीक है। कल मैंने आपको बताया था साथियों कि उत्तर प्रदेश में 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, यानी कि यूपी में कृषि जलवायविक क्षेत्र, कृषि जलवायविक क्षेत्र, ठीक है। यूपी में कृषि जलवायविक क्षेत्र कितने हैं, तो यूपी में कृषि जलवायविक क्षेत्रों की अगर हम बात करेंगे, है ना, जलवायविक क्षेत्रों की अगर हम बात करेंगे तो समझिएगा ये जो कृषि जलवायविक क्षेत्र है साथियों, अगर हम इनको यहां पर देखते हैं तो ये कितने हैं, 9 हैं। कितने हैं साथियों, 9 हमारे क्षेत्र यहां पर हो जाते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं भाई, सभी एक बार जुड़ जाइए और फिर ठीक है आगे बात करेंगे। कोई बात नहीं, ये हमारा पहला ही हेडिंग है, पहली ही टॉपिक है। एक जगह से हाँ, बिल्कुल कोई बात नहीं भी। देखो जीवन तो भी तो यही है। वॉइस नहीं आ रही, एकलव्य भाई वॉइस आ रही है, ठीक है, मुझे भी सुनाई दे रही है, तो आपको क्यों ही नहीं दे रही होगी भाई। प्रणाम भाई, प्रणाम, सभी को प्रणाम, ठीक है। चलो तो देखिए अब अगर हम बात करेंगे अगले पॉइंट पर, तो अगले पॉइंट पर थोड़ा सा हम फसल चक्र के बारे में समझते हैं और फसल चक्र के बाद ठीक है हमारा अगला पॉइंट आएगा। चलिए आज कैसी आवाज आ रही है, आज कैसी आवाज, एक बार आवाज ठीक नहीं आ रही क्या, बोलिएगा आप, एक बार बताइएगा भाई, आवाज ठीक नहीं आ रही क्या। ठीक है, चलिए तो देखिए अब हमारा होगा साथियों अगला पॉइंट, वो होगा फसल चक्र। कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा फसल चक्र, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम कहते हैं क्रॉप साइकिल। क्रॉप साइकिल जिसको कहा जाता है, ठीक है। क्रॉप साइकिल जिसको साथियों कहा जाता है। अगर क्रॉप साइकिल की बात करेंगे तो क्रॉप साइकिल यानी कि फसल चक्र क्या है, फसल चक्र का मतलब ये होता है कि एक निश्चित टाइम में, एक जो है साथियों हमारा सेपरेट जो टाइम होता है, उस टाइम में कई बार फसलों को अलग अलग तरीके से बोया जाता है, उसके कई लाभ होते हैं, ठीक है। तो उसके जो लाभ होते हैं उसी को हम फसल चक्र कहते हैं। यानी कि एक नियत समय में, ठीक है, एक निश्चित अवधि में, एक निश्चित
निश्चित अवधि में, एक निश्चित अवधि में फसलों को, निश्चित अवधि में फसलों को बोया जाना, निश्चित अवधि में फसलों को बोया जाना, ठीक है, बोया जाना। क्लियर? एक निश्चित यानी कि एक लिमिटेड टाइम में साथियों फसलों को बोया जाना ही क्या कहलाता है? फसल चक्र कहलाता है। और अगर हम यहां पर बात करें, ठीक है, इससे क्या होगा? जिससे 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 मृदा की, मृदा यानी कि मिट्टी, मृदा की उर्वरक शक्ति, मृदा की उर्वरक शक्ति बनी रहे। मृदा की उर्वरक शक्ति यानी कि जो फर्टिलाइजर कैपेसिटी जो है, ठीक है, फर्टिलाइजर कैपेसिटी बनी रहे। क्लियर हुई बात? तो इसी को हम क्या बोलेंगे? इसी को हम बोलेंगे साथियों, इसी को हम क्या बोलेंगे? ठीक है, एक सेकंड में आवाज को एक बार चेक करा लेता हूं भाई। ठीक है भाई, मरना सुनाई मुर्दा ठीक है, मिट्टी ही बोलूंगा भाई, चिंता मत करिए। ठीक है, मृदा, मृदा, मृदा है ना, बोलते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत सुंदर भाई। ठीक है, बहुत सुंदर। ठीक है, तो यहां गालिब लोग भी आए हुए हैं भाई क्लास में, तो उनका भी स्वागत है ना। ठीक है, चलिए, तो देखिए अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग जो है साथियों, मतलब हमारा जो क्रॉप साइकिल है वो हमारा होता है। ठीक है, अलग अलग रीजन्स के लिए अलग अलग क्रॉप साइकिल होता है। तो एक बार बात करते हैं। देखो, मैंने अभी तक क्या बताया है? अभी तक कल मैंने आपको पॉइंट बताया था, यूपी में कृषि जलवायु क्षेत्र, इन सबकी अपनी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। आज हम बात कर रहे हैं क्रॉप साइकिल की। क्रॉप साइकिल क्या है? एक निश्चित अवधि में, यानी कि जो साथियों हमारा लिमिटेड टाइम पीरियड होता है, लिमिटेड टाइम पीरियड जो है, ठीक है, उसी टाइम पीरियड में साथियों फसलों को लगातार तरीके से बोया जाना, है ना। उससे क्या होगा? उससे साथियों मृदा की जो उर्वरक शक्ति है, मिट्टी की जो उपज की क्षमता है, वो बनी रहती है। क्लियर? हम एक जैसी ही फसल जब बोएंगे तो वहां पर हमें समस्या देखने के लिए मिलेगी, यानी कि जो है ना मिट्टी में, जो जैसे मान लीजिए एक ही प्रकार की फसल जब हम बोते हैं तो मिट्टी के मिनरल्स का क्या हो जाता है? डिसबैलेंस हो जाता है। तो उसको ठीक करने के लिए ये किया जाता है, और ये किसान लोकल लेवल पर इसको करते हैं। ठीक है, तो किस प्रकार से किया जाता है आगे बात करेंगे, समझिएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे साथियों, समझिएगा। तो देखिए, अगर हम यहां पर बात करते हैं, सबसे पहले ये पॉइंट तो आपको क्लियर हुआ ना, ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब इसके क्या क्या फायदे हैं, थोड़े से फायदे देखते हैं। ठीक है, इससे साथियों क्या क्या फायदे हमारे हो जाते हैं, है ना, तो उसकी बात हम करते हैं। क्लियर? चलिए, तो इससे अलग अलग तरीके से फायदे हमारे यहां पर हमें देखने के लिए मिल जाते हैं, है ना। ठीक है, चलिए भाई, है ना, आगे बात करते हैं, समझिएगा। तो अब देखिए साथियों, यहां पर है ना, समझने की कोशिश करिएगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए फसल चक्र क्या होगा? पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए फसल चक्र, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए, ये आपसे सीधा सीधा एग्जाम में पूछ लेता है, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए फसल चक्र क्या होगा? ठीक है, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए फसल चक्र क्या होगा? तो ये सीधा सीधा आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि उस फसल चक्र को कहां पर कैसे किया जाता है। ठीक है, तो अगर हम यहां पर बात करते हैं, समझिएगा, यानी कि क्रॉप साइकिल, क्रॉप साइकिल फॉर, है ना, ईस्टर्न यूपी, ईस्टर्न यूपी रीजन। ठीक है भैया, अब इसमें कौन कौन सा आएगा? तो पूर्वांचल में कौन कौन से जिले आते हैं, यह आपको यहां पर पता ही है। ठीक है, आगे अगर हम यहां पर बात करते हैं तो समझिएगा,
अगला पॉइंट, ठीक है। अगर हम यहां पर बात करते हैं, समझिएगा, तो कौन कौन से चक्र होंगे देखिए, है ना। धैर्य के साथ सुनने का कोशिश करिए और लिखना है। तो अगर हम यहां पर बात करते हैं तो एक हमारा हो जाएगा धान और मसूर, ठीक है। धान के साथ क्या, इसको इंग्लिश में वही बोलेंगे, तो धान के साथ क्या हो जाएगा, मसूर हो जाएगा। और ये साथियों एक वर्ष के अंतराल पर बोया जाता है ना। धान के साथ जैसे धान बोया, उसके बाद क्या बो सकते हैं, मसूर को बोया जा सकता है। और ये इसका चक्र कितना है, 1 ईयर के बाद में इसको बोया जाता है। क्लियर। अगर हम यहां पर बात करते हैं धान के साथ मसूर, अगर समझिएगा, उसके बाद धान और गेहूं और साथियों कौन सा, सरसों। और कौन सा हो जाएगा हमारा, तो वो हो जाएगा सरसों, ठीक है। धान हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा, और कौन सा हो जाएगा, सरसों हो जाएगा। इनका अंतराल कितना रह सकता है, 2 वर्षीय, कितना, 2 ईयर के अंतर से इनको भी बोया जा सकता है। और आपको शायद पता हो तो आरओ में भी सवाल पूछा गया है यहां से। मसूर क्या है, मसूर की दाल नहीं सुनी आपने, है ना। मसूर की दाल जो होती है, और जैसे उसका कलर कैसा होता है भाई, ना, थोड़ा सा तो वो आपको पता ही है। क्लियर। अगर हम यहां पर बात करते हैं, ठीक है, अगर हम यहां पर बात करते हैं साथियों, ज्वार अरहर गेहूं, ज्वार हो जाता है, उसके बाद अरहर हो जाएगी, अरहर, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगी, गेहूं हो जाएगा। अरहर के बाद क्या होगा, गेहूं हो जाएगा। 1 वर्ष के अंतर से बोया जाता है। जैसे किसान ने पहले क्या हो रखा है, खेत में ज्वार हो रखा है, तो उसके बाद आप अरहर को बो सकते हैं। अगर अरहर हो रखा है तो उसके बाद आप गेहूं को बो सकते हैं। तो ये इस प्रकार से साथियों हमें देखने के लिए यहां पर मिलता है, ठीक है। मसूर क्या है, मसूर की दाल। मसूर की दाल नहीं खाई आप लोगों ने, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग ठीक है। तो मसूर की दाल होती है भाई। चलिए, हाँ, जैसे मान लीजिए साथियों कि आपने अपने खेत में जैसे गेहूं बोया है, तो उसके बाद क्या बोते हैं हम, क्या उसके बाद बोया जाता है, तो उसके बाद साथियों गेहूं के बाद मान लीजिए कई लोग धान बोते हैं, तो उसके बीच में भी तो कोई फसल डाली जा सकती है, नहीं डाली जा सकती, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर डाली जा सकती है। तो ये वही चीज है साथियों कि मतलब एक फसल के बाद दूसरी ऐसी फसल बो देना जिससे कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति है वो साथियों यहां पर, ठीक है, बनी रहे, है ना भाई। आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं, समझिएगा। उसके बाद धान के बाद क्या बोया जा सकता है, तो धान के बाद जौ बोया जा सकता है। क्या बोया जा सकता है, धान के बाद जौ बोया जा सकता है। और यही जौ जो है साथियों, इसका अंतर कितना रहेगा, तो 1 वर्ष इसका अंतर रहने वाला है। 1 वर्ष का अंतर इसका भी रहने वाला है। क्लियर हो गई बात। उसके बाद अगर हम बात करेंगे अगले पॉइंट पर, तो अगला साथियों हमारा होगा धान के बाद मटर भी बोया जा सकता है। ये पूर्वांचल की बात हो रही है। धान के बाद मटर भी बोया जा सकता है, और अंतर कितना, 1 वर्ष का अंतर होना चाहिए, यानी कि 1 वर्ष के साइकिल में इनको बोया जाना चाहिए, ठीक है। अगर हम यहां पर बात करते हैं तो अगला होगा, ठीक है, अगला साथियों हमारा क्या होगा वो समझिए। अगला हो जाएगा हमारा धान मक्का गेहूं। धान मक्का और गेहूं। उसके बाद क्या हो गया, गेहूं हो गया, ठीक है। कितने वर्ष के अंतर पर, 1 वर्ष के अंतर पर इसको भी बोया जा सकता है। पूर्वांचल के लिए प्रयोग की जाने वाली फसलें हमारी हो जाती हैं, ठीक है। क्लियर हो गई बात यहां तक। अरे बोलो एक बार। कहने का मेरा मतलब इसको क्या है, ये थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा क्योंकि ये हम वैसे एग्रीकल्चर में नहीं पढ़ते, लेकिन इसको उत्तर प्रदेश के साइंस में पढ़ा जाएगा, है ना भाई। तो ये अगर हम यहां पर बात करते हैं, समझिएगा, ठीक है भाई। तो समझिएगा, जैसे अगर हम यहां पर बात करते हैं, जैसे आपने मान लीजिए ज्वार को बोया है, ठीक है, ज्वार को बोया है, तो ज्वार को बोने के बाद आप क्या कर सकते हैं, पूर्वांचल में अरहर को बोया जा सकता है, ठीक है। किसको बोया जा सकता है, अरहर को। ये जो ICAR जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, ये उनके द्वारा तय किया गया है, क्योंकि नए नए प्रयोग किए गए और उन प्रयोग से ये पाया कि इस प्रकार से मृदा में जो है किस प्रकार से खनिज बने रहे, किस प्रकार से उसका अपर्दन जो है, ठीक है, कीटनाशक, खरपतवार, ये सारी चीजों को बैलेंस करने का तरीका जो है वो ये हमारा हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए, आप खुद समझिए, जैसे रोज रोज हमें एक ही भोजन दिया जाए
तो क्या हम उसको खाते रहेंगे? नहीं। और हो सकता है कि एक समय के बाद हम लगातार बीमार भी पड़ जाएं, एक समय के बाद लगातार हम क्या पड़ जाएं, उस भोजन को खाने से बीमार भी पड़ जाएं। ठीक है, तो इसीलिए लगातार, अब जैसे मान लीजिए कभी तबीयत खराब होती है तो फिर डॉक्टर क्या बोलते हैं कि आप ये मत खाइए, आप हल्का खाना खाइए, दलिया खाइए, मूंग की दाल खाइए, इस प्रकार से बोलते हैं, ताकि वो क्या चाह रहे हैं कि जो शरीर का मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो बना रहे पूरी तरह से, उस पर बहुत ज्यादा लोड ना पड़े। ठीक है, तो ये सारी चीजें बैलेंस करने वाली चीजें हैं, तो ये भी कुछ इसी प्रकार सा हो जाता है। ठीक है, धान, मक्का और गेहूं, धान के बाद पूर्वांचल में मक्का भी बोई जाती है। ठीक है, और उसके बाद गेहूं बोया जा सकता है। इससे क्या होगा, इससे, लेकिन ये बहुत कम फॉलो करते हैं लोग। क्यों? क्योंकि धान के बाद मक्का बोएंगे तो लोगों को पता है कि मक्का का रेट तो इस बार ठीक है नहीं, तो वो क्या करेंगे, वो गेहूं ही बो देंगे, है ना भाई। क्या करेंगे, वो गेहूं बो देंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा इनकम आनी चाहिए। मिट्टी का क्या हो रहा है, खेत की उपज कितनी हो रही है, उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि मक्का का रेट इस बार ठीक नहीं है, तो एक काम करते हैं कि मक्का को नहीं बोते। ठीक है, तो वही वाली बात है कि मुर्गी एक अंडा रोज देती है, सोने का अंडा है, लोग सोचते हैं कि नहीं यार, है ना, पूरी मुर्गी का पेट एकदम चीर देते हैं और उसके बाद जितने अंडे हैं वो सब निकाल के एकदम मालामाल हो जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई। ठीक है, तो यहां पर ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। मैं अगले क्षेत्र के लिए बात करता हूं। आपसे सवाल सीधा सीधा पूछा जाएगा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए फसल चक्र निम्न में से कौन सा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए निम्न में से कौन सा फसल चक्र जो है वो काम करता है। ठीक है, तो ये बात हमसे पूछी जाएगी। वो एक वर्ष में ही ये चक्र मतलब जो फॉलो होता है, एक वर्ष के अंदर ही ये फसल चक्र जो है वो फॉलो होता है साथियों। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट पर। ठीक है, बात करते हैं साथियों अगले पॉइंट पर। देखिए, अगर आप बात करेंगे आपस में, आप कमेंट वगैरह करेंगे तो ये बड़ी गलत बात है भाई, है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी मतलब तैयारी करने के उद्देश्य से पढ़ने आते हैं, और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट यही है कि मतलब थोड़ा सा धैर्य रखिए। ठीक है, तो चलते हैं आगे अगले पॉइंट पर। अच्छी बात है, हंसी मजाक होनी चाहिए, करनी भी चाहिए, लेकिन गलत टाइम पे हंसी मजाक करोगे ना तो फिर जीवन जिस प्रकार से हंसी मजाक तुम्हारे साथ करेगा झेल नहीं पाओगे। ठीक है, ये बिल्कुल सच बात है भाई। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए हो गया, है ना। आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर, और अगला हमारा होगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए फसल चक्र। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए फसल चक्र। ठीक है, बिल्कुल भाई, ठीक है, बिल्कुल कम होगा, लगातार कम होगा। यह भी सत्य है कि जब हम बहुत इरेगुलर तरीके से फसलों को उगाएंगे तो लगातार दिक्कत आएगी, है ना। चल, धान कंपलसरी है, उगाया जाता है धान, तो कंपलसरी ये हो जाता है। ठीक है, उगाया ही जाता है। अब इसमें ऐसा भी नहीं है कि हम अपनी तरफ से कुछ भी डाल दें कि उर्वरा शक्ति बनाने के लिए 4 महीने का खेत ने व्रत रख रखा है, तो ऐसा भी नहीं है ना। तो जो खेत है वो फास्ट थोड़े ही रखेगा, तो आप उगा सकते हैं, कोई बात नहीं है। 2 वर्ष में लिखे हैं, बिल्कुल। धान, गेहूं, सरसों, ये अंतराल है, इसके बीच में अंतराल ये हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। अब सीधा सीधा याद रखेंगे, आपका काम हो जाएगा, निश्चिंत रहिए। ठीक है, अभी कृषि के बारे में बहुत सारी बातें हैं, रबी की फसल, खरीफ की फसल, तो उनमें ये सारे पॉइंट आपके क्लियर होंगे। आइए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए फसल चक्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए फसल चक्र। ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए फसल चक्र की बात होगी, फसल चक्र की बात होगी, यानी कि क्रॉप साइकिल और वेस्टर्न यूपी, क्रॉप साइकिल फॉर वेस्टर्न यूपी। ठीक है, चलते हैं आगे चलते हैं। मनीष गुप्ता, ठीक है भाई, चलिए। आवाज साफ नहीं है क्या मेरी एकदम? अब तो बताइए। हाँ बिल्कुल, उसे दूसरी जगह लिख लेना, ये दूसरी जगह चलने दो ताकि पैरेलल चल जाएंगी चीजें, तो अच्छी बात होगी। ठीक है प्रियंका जी, सुबह से आर्ट एंड कल्चर की बात करेंगे तो अलग लिख लेना, कोई समस्या नहीं है वो उत्तर प्रदेश में ही, उत्तर प्रदेश की जीके की ही बात होगी। आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। ठीक है,
तो ये हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए फसल चक्र होगा। इसको समझ लेते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड क्या क्या बातें हैं। कई लोग ऐसे होंगे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आते होंगे, जैसे हमारा आगरा, मथुरा, ठीक है, और गाजियाबाद हो गया, गौतम बुद्ध नगर हो गया, इन जिलों में रहते होंगे, है ना। तो वहां पर बुलंदशहर हो गया हमारा, तो वहां पर रहते होंगे, तो वहां पर फसल चक्र क्या होता है, और ये कंडीशंस अलग अलग भी होती होगी, ठीक है। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। आज हो सकता है वो इसका थोड़ा इशू हो, पर कोई बात नहीं, कल से ठीक हो जाएगा भाई, है ना। बिल्कुल। अगर हम यहां पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए बात करेंगे साथियों, तो मक्का, आलू, प्याज, मक्का के बाद आलू, मक्का के बाद आलू, और उसके बाद क्या, प्याज, उसके बाद क्या, प्याज, एक वर्षीय अंतराल से, एक वर्षीय अंतराल से बोया जाना चाहिए, जिससे कि मृदा की उर्वरा शक्ति जो है वो बनी रहे, ठीक है। अगर हम यहां पर बात करेंगे दूसरा पॉइंट, तो दूसरा होगा ज्वार तथा गेहूं, ज्वार तथा गेहूं। तो ज्वार तथा गेहूं की जब हम बात करेंगे, तो ये साथियों एक वर्षीय अंतराल से इनको बोया जाना चाहिए, एक वर्षीय अंतराल से इनको बोया जाना चाहिए, ठीक है। गेहूं तथा ज्वार, यानी कि ज्वार गेहूं, गेहूं ज्वार, एक वर्ष के अंतराल से बोया जाना चाहिए, ठीक है भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर बात करते हैं भाई, समझिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे मक्का, मक्का कौमा आलू, कौमा आलू तथा गेहूं, मक्का, आलू तथा गेहूं, ठीक है। तो यह भी एक वर्षीय अंतराल से बोया जाना चाहिए, एक वर्षीय अंतराल से बोया जाना चाहिए, ठीक है। एक वर्षीय अंतराल से इनको बोया जाना चाहिए। क्या हो गया, तो मक्का, आलू और गेहूं, ठीक है। देखिए एग्रीकल्चर वाला टॉपिक जो है साथियों थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये टॉपिक, ये जो चीजें हैं, अब देखिए जो किसान भी लोग हैं ना, लगातार उनको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, लेकिन जिन्होंने कभी चीजों को नहीं देखा है तो उनको आइडिया थोड़ा सा नहीं होगा। तो आप इसको समझने की कोशिश करिए, ये सीधा सीधा आपसे पेपर में पूछा जाएगा, और ये कुछ भी नहीं है, इसमें कोई बहुत मतलब अलग चीजें नहीं है। जैसे हम क्या करते हैं, लगातार साथियों चीजों को करने के लिए, लगातार बैलेंस बनाने के लिए फसलों को अलग अलग तरीके से, हर पौधे की अपनी अलग विशेषता होती है। हर पौधे, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको नाइट्रोजन ज्यादा चाहिए, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको साथियों मान लीजिए और दूसरी कोई गैस चाहिए। तो इस प्रकार से जब चीजें होती हैं, है ना, तो इस प्रकार से जब चीजें होती है, पौधों का अपना अलग अलग नेचर होता है, तो उसकी वजह से वो पृथ्वी की जो उर्वरा शक्ति है उसको बैलेंस करने के लिए हो रहा है ना। चलो, तो इसीलिए यहां पर अगले पॉइंट पर बात करते हैं हम, अगले पॉइंट पर समझिए, ठीक है, अगले पॉइंट पर बात करते हैं, समझिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो मक्का, आलू और गन्ना, दो वर्षीय, मक्का, आलू और गन्ना, मक्का, मक्का, आलू, आलू और गन्ना, ठीक है, मक्का, आलू और गन्ना, ठीक है, ये 2 वर्षीय होगा। अच्छा ये बताइए, गन्ने की जो फसल है उसको विकसित होने में साथियों कितना समय लगता है? गन्ने की जो फसल है उसको विकसित होने में कितना समय लगता है ना। हाँ, एक एक करके रश्मि जी बात करेंगे हर पौधे की, तब बात होगी, ठीक है, तब बात होगी, एक एक करके हर पौधे की, चने के पौधे की, उसका वैज्ञानिक नाम, वो सारी बातें करेंगे ना, तब और पॉइंट क्लियर होंगे, ठीक है। मक्का का पौधा कहां से आया, कहां रहता है, सब बात होगी, ठीक है। उसके बाद धान, गेहूं और जौ, धान हो जाएगा, उसके बाद साथियों गेहूं हो जाएगा, और कौन सा हो जाएगा, जौ। धान, गेहूं और जौ हो जाता है, और ये एक वर्षीय अंतराल से बोया जाता है, एक वर्षीय अंतराल से बोया जाता है। देखिए आपने देखा होगा कि गेहूं एक वर्ष, एक ईयर, हाँ बिल्कुल सही, यानी कि 12 से 14 माह का समय साथियों गन्ने के लिए लगता है। तो इसलिए गन्ना जो है उसका चक्र लगातार तीनों फसलों में चलता रहता है, रबी की फसल में भी चलता रहेगा, खरीफ की फसल में भी चलता रहेगा, और जो है वो जायद की फसल में भी चलता रहता है ना। बिल्कुल 14 माह का समय लगभग उसको लग जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। तो देखो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए ये हमारा फसल चक्र होगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए ये हमारा क्या हो जाएगा, तो उसके लिए साथियों ये हमारा फसल चक्र यहां पर हो जाता है, ठीक है। ये हमारा यहां पर क्या हो जाएगा,
ये हमारा यहां पर फसल चक्र हो जाता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलिए हमारे यहां हाँ अलग अलग भी हो सकता है। कई लोग अब जैसे मान लीजिए खीरा जो है जायद की फसल है, लेकिन जायद की फसल जो है वो ग्रीष्म और शीत ऋतु के बीच में बोई जाती है। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, अलग अलग तरीके के बीज आ रहे हैं, हाइब्रिड बीज, तो कभी भी उगा लेते हैं, है ना। चलिए नहीं, मक्का के एक बोने के बाद 1 वर्ष बाद आलू नहीं, अंतराल से, जैसे आपने मक्का बोया, मक्का के बाद आपने कुछ मान लीजिए गेहूं बोया, तो उसके 1 वर्ष के बाद ऐसा कुछ चक्र आए कि आलू भी बोया जाना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर बात होगी। ठीक है, तो अब बात करेंगे बुंदेलखंड की। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। अब देखिए आपका जो मतलब पूरा एकदम गड़बड़ा रहा है, ऐसा लग रहा है कि आप पहली बार सुन रहे हैं ये सब चीजें। लहसुन प्याज, अब कई लोग मतलब अलग अलग तरीके से जोड़ के देख रहे हैं, सर लहसुन और प्याज कब बोते हैं, है ना, उसके साथ फिर भिंडी कब बोते हैं। अरे भाई ठीक है, जो मुख्य फसलें हैं, जो बड़ी बड़ी संस्थाओं ने, ICAR जैसी संस्थाओं ने, कृषि के जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, उन्होंने हमें जो दी है, हम उन्हीं पे तो काम करेंगे, नए प्रयोग हमें थोड़े ही करने हैं। ठीक है ना। आपसे ऐसे सवाल पूछा थोड़ी ही जाएगा कि भिंडी के साथ अगर आलू को बो दिया जाए तो खेती पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बताइए। तो ये रिसर्च आप करने की कोशिश मत करिए, इसका कोई लाभ नहीं है ना भाई। ठीक है, तो इसलिए जो बताया जा रहा है उस पर फोकस। अगर इसमें बहुत ज्यादा चीजें बतानी होती मैं खुद ही बताता ना आपको। बिल्कुल, ये चक्र कम समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, ये चक्र पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, चिंता मत करिए। ठीक है, पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, चिंता मत करिए। आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर बात करते हैं, बुंदेलखंड का फसल चक्र समझते हैं। ठीक है, बुंदेलखंड का फसल चक्र समझते हैं। बुंदेलखंड का फसल चक्र, बुंदेलखंड का फसल चक्र, क्रॉप साइकिल फॉर बुंदेलखंड रीजन। बताओ बुंदेलखंड में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, बुंदेलखंड में किस प्रकार की मिट्टी हमें देखने के लिए मिलती है, बता दीजिए, आंसर कर दीजिए भाई। ठीक है, ठीक है, बुंदेलखंड जो है साथियों, उसमें किस प्रकार की मिट्टी हमें देखने के लिए मिल जाती है, बोलो भाई क्या आंसर होगा इसका। ठीक है, चलिए ब्लैक, लाल मिट्टी भी देखने के लिए मिलती है, याद रखिएगा, है ना, काली भी। अब आते हैं बुंदेलखंड में साथियों ज्वार और अरहर, ज्वार के साथ अरहर, और ज्वार के साथ जब अरहर की बात करेंगे तो ये कितना 1 वर्षीय हो जाएगा, 1 वर्षीय, यानी कि 1 वर्ष के अंतराल पर कुछ ऐसा संयोग बने कि ज्वार भी आ जाए और अरहर भी आ जाए, जिससे कि पूरा की पूरी जो सॉइल की साथियों जो केमिस्ट्री है वो एकदम कैसी रहे, बैलेंस्ड रहे। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहां पर बात करते हैं अगले पॉइंट पर, तो वो समझिएगा, ठीक है, वो हो जाए साथियों हमारा क्या, चना तथा ज्वार, चना तथा ज्वार, चना तथा ज्वार, और इसका भी कितना 1 वर्षीय हो जाना चाहिए, 1 वर्षीय अंतराल से ये हो जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, आगे बात करेंगे अगले पॉइंट पर, कोई बात नहीं। ठीक है, अगले पॉइंट पर अगर हम बात करेंगे ज्वार तथा जौ, ज्वार तथा जौ, ज्वार तथा जौ का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ज्वार तथा, ठीक है, ज्वार तथा जौ का जो कॉन्सेप्ट है वो भी 1 वर्षीय होना चाहिए। कैसा होना चाहिए वो, 1 वर्षीय होना चाहिए। ठीक है, 1 वर्षीय होना चाहिए। ठीक है, मैं बताता हूं, अभी डिस्कस करते हैं इस बात पे, है ना। उसके बाद अगला होगा हमारा कौन सा, तो अगला साथियों हमारा हो जाएगा, है ना, अगला हमारा हो जाएगा, ठीक है, तिल और अलसी, तिल और अलसी, और तिल और अलसी की जब हम बात करते हैं तो ये 1 वर्षीय होना चाहिए, 1 वर्षीय। कैसा होना चाहिए, 1 वर्षीय
होना चाहिए। ठीक है, एक वर्षीय यहां पर होना चाहिए। क्वेश्चन कैसे आएगा? ठीक है, देखो अब इसको समझ लेते हैं एक बार, कोई बात नहीं, आप इतने लंबे लंबे कमेंट करने की जरूरत नहीं है, ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, मैं दोबारा बताता हूं, समझिए, समझना भाई ध्यान से। देखो जैसे मान लीजिए, जैसे कई लोग ऐसे होते हैं, जैसे मान लो गेहूं हमने बोया, ठीक है, क्या बोया? गेहूं बोया। ठीक है, गेहूं बोया है। अब समझ लीजिए इधर, यार इतने बड़े बड़े कमेंट मत करिए, मैं समझा रहा हूं तो समझने पे फोकस करिए। ठीक है, बाकी ये चैप्टर भी बहुत ज्यादा 80% बाकी है, तो सारी चीजें कवर करके ही जाऊंगा, निश्चिंत रहिए एकदम। ठीक है, इधर समझिए पहले गेहूं की जब बात करेंगे तो गेहूं मान लीजिए हमने बोया, ठीक है, गेहूं बोया, और उसके लिए उसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे बरसीम आपने सुना होगा, बरसीम, तो बरसीम को बो देते हैं, उसके बाद क्या बो देते हैं? बरसीम को बो देते हैं। ठीक है, अब ये बरसीम बीच में हमने डाल दिया। अब मान लीजिए जैसे यहां पर अगर हम बात करें कि गेहूं लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है मान लीजिए गेहूं, ठीक है, तो इसके बाद मान लीजिए हमने क्या बोया? यहां पर ज्वार बोया। क्या बोया? यहां पर ज्वार बोया। ठीक है, ज्वार बोया। तो ये देखिए गेहूं और ज्वार का जो चक्र है वो 1 ईयर में आ जाना चाहिए, 1 ईयर में आ जाना चाहिए। ठीक है, बरसीम जो है, जैसे बरसीम हो गया या कोई भी हो गया, तो 1 साल में ये चक्र आ जाना चाहिए। कुल मिला के बात ये है, समझ में आई बात अब आपको? जैसे गेहूं बोया और यहां पर लिखा हुआ है जैसे तिल बोया, तिल, फिर तिल के बाद कुछ भी बो दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 वर्ष के अंदर अलसी भी आ जानी चाहिए। उससे क्या होगा? उससे ये जो है इनकी उर्वरा शक्ति जो है वो बनी रहेगी। ठीक है, अब तो समझ में आई बात? एक बार बोलो, मतलब एक उदाहरण मैंने लिया है भाई अभिषेक जी, 1 साल के अंदर वो चीजें दोहरानी चाहिए। ठीक है, जैसे चना बोया, उसके बाद आप कुछ भी बोइए या कोई भी फसल बोइए, लेकिन 1 वर्ष के अंदर ज्वार को बोया जाना कंपलसरी है। और कंपलसरी इसलिए है क्योंकि फसल की उर्वरा शक्ति को भी तो बना के रखना है, तो वो एक इंपॉर्टेंट बात है। समझ में आ गई होगी बात अब आपको? ठीक है, ठीक है भाई। तो जब आप जैसे मान लीजिए जब आप एसडीएम हो जाएंगे, डिप्टी एसपी हो जाएंगे, तो आपको जो घर मिलेगा ना, उसी घर में एक छोटा सा पार्क होता है। उसी पार्क में आपने देखा है लोग सब्जियां उगाते हैं। ठीक है, कई वीडियो सामने आते ही हैं कि जो डीएम साहब हैं वो अपने ही खेत में, वो उस खेत में काफी बड़ा बंगला होता है डीएम वीएम का, तो उसमें पूरा एक खेत होता है। कई जिले ऐसे हैं जहां पर आप देखेंगे तो उसमें घर बना हुआ है और खेत भी है, उसी में खेती होती है। तो जब आप वहां जाएंगे पूरी तरह से प्रयोग कीजिएगा। ठीक है, पता चला कि डीएम साहब जो है वो लेके क्या बोलते हैं उसको, हैसिया लेके, और एकदम ठीक है, गेहूं की कटाई चल रही है, फिर जिले में दंगा हो गया, फिर भाग भी रहे उसी हंसिया को लेके कि लाओ देखते हैं कौन कौन है। ठीक है, तो ये था हमारा फसल चक्र की बात, ये थी हमारी फसल चक्र की बात। प्रदीप यादव जी का एक ही कमेंट आ रहा है बार बार। देखिए कल सुबह मॉर्निंग में 8:15 बजे आपकी, ठीक है, 8:15 बजे आपकी यूपी आर्ट एंड कल्चर की क्लास शुरू होगी। आर्ट एंड कल्चर की क्लास शुरू होगी। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर की क्लास शुरू होगी सुबह। ठीक है भाई, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें पूछने वाली बात नहीं है। सुबह 8:15 से शुरू करेंगे और यह शाम को क्लास अपनी जगह पे ही रहेगी, या हटेगी नहीं। चलिए आगे चले, तो ये था हमारा, देखो एक बार और, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए फसल चक्र: धान मसूर 1 वर्ष, धान गेहूं सरसों 2 वर्ष, ज्वार अरहर गेहूं 1 वर्ष, धान और जौ 1 वर्ष, धान मटर 1 वर्ष, धान मक्का और गेहूं 1 वर्ष। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहां पर बात करते हैं, मक्का आलू और प्याज 1 वर्ष, ज्वार और गेहूं 1 वर्ष, मक्का और आलू गेहूं 1 वर्ष। ठीक है, और उसके बाद मक्का आलू और गन्ना 2 वर्ष के अंतराल से आना चाहिए। ठीक है, अगर हम यहां पर बात करेंगे तो धान गेहूं और जौ 1 वर्ष के अंतराल से आना चाहिए। ठीक है, फसल चक्र मतलब लगातार कई वर्षों तक कोई 2 फसल ना हो। बिल्कुल भाई, ऐसा भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो लगातार एक ही फसल को बोना ठीक नहीं होगा।
फसल चक्र समझ नहीं आया, कोई बात नहीं अनु, समझ में आ जाएगा, चिंता मत करिए, ठीक है। तो ये था हमारा फसल चक्र। अब आते हैं हम अगले पॉइंट पर, और अगला साथियों हम बात करेंगे कि ऋतुओं के हिसाब से, एक बार और इसको डिस्कस कर लेंगे, एक चीज को और समझ लीजिए पहले, उसके बाद इसको दोबारा से डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण, ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण कर लेते हैं, ठीक है। ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण, ऋतुओं के आधार पर, ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण, ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण, फसलों का वर्गीकरण, ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। देखिएगा, अगर हम यहां पर बात करेंगे, यानी कि ठीक है, ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप बेसिस ऑन सीजन, ठीक है। तो अगर हम ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण करते हैं तो साथियों कितने भागों में इसको बांटा गया है? 3 भागों में इसको बांटा गया है, ठीक है। कितने भागों में इसको बांटा गया है? 3 भागों में। यह आपने एग्रीकल्चर में पढ़ा ही होगा, 3 भागों में इसको बांटा गया है, ठीक है। रबी की फसल, रबी की फसल, रबी की फसल, ठीक है। दूसरा खरीफ की फसल, खरीफ की फसल, ठीक है, कौन सी हो जाएगी? खरीफ की फसल हो जाएगी। और तीसरी जो है साथियों वो कौन सी हो जाएगी? तो जायद की फसल हो जाएगी। कौन सी? जायद की फसल यहां पर हो जाती है। कौन सी हो जाएगी? जायद की फसल हो जाती है। क्लियर? आगे चलते हैं। लेकिन साथियों ऐसा होता नहीं है, पता है क्यों नहीं होता? क्योंकि हम लगातार अपने लालच के चक्कर में वे फसलें उगाते हैं जिनका मार्केट में जो है रेट ठीक चल रहा हो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं, बिल्कुल भाई। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत यहां तक? अब देखना, ऋतुओं के आधार पर अगर फसलों का वर्गीकरण करेंगे तो इन्हें कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया है। एक होगी हमारी रबी क्रॉप, रबी क्रॉप, ठीक है। एक हो जाएगा हमारा साथियों कौन सा? खरीफ क्रॉप, खरीफ क्रॉप, ठीक है। और तीसरा कौन सा होगा? जायद क्रॉप, जायद क्रॉप, ठीक है। जायद क्रॉप हो जाता है, जायद क्रॉप। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में तीनों ही प्रकार की, कोई ऐसा नहीं है कि मतलब एक ही प्रकार की फसल हो। उत्तर प्रदेश में तीनों ही प्रकार की फसलें मतलब ठीक ठाक होती हैं। तो अगला हमारा पॉइंट यह हो जाएगा कि यूपी में ये तीनों प्रकार की फसलें, यूपी में ये तीनों प्रकार की फसलें, तीनों प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, तीनों प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, ठीक है। तीनों प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। तो यूपी की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर तीनों प्रकार की फसलें साथियों उगाई जाती हैं। एक एक करके बात करेंगे। तो एक एक करके जब हम बात करेंगे साथियों, सबसे पहले बात होगी हमारी रबी की फसल की, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे रबी की फसल की। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो ये जानते हैं रबी की फसल क्या होती है ना? तो सभी को पता होगा रबी की फसलें जो है कौन कौन सी फसल होगी। आप एग्रीकल्चर में इसको ज्योग्राफी में साथियों ठीक से इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहली हमारी हेडिंग क्या होगी? सबसे पहली हमारी हेडिंग होगी रबी की फसल, ठीक है। रबी की फसल, रबी की फसल की बात करेंगे। रबी की फसल, अगर हम यहां रबी की फसल की बात करेंगे, रबी क्रॉप,
ठीक है, रबी क्रॉप की बात करते हैं कि रबी की क्रॉप कौन कौन सी होगी। बिल्कुल ठीक है, सभी को पता है भाई रबी की फसल कौन कौन सी होती है, गेहूं मटर जौ, है ना। चलिए ठीक है, तो देखिए ठीक है, अगर हम यहां पर बात करेंगे साथियों, तो इन फसलों को बोते समय, इन फसलों को साथियों बोते समय है ना, कम तापमान चाहिए, कम तापमान चाहिए और कम ही प्रकाश चाहिए। ठीक है, कम प्रकाश चाहिए और कम ही वर्षा चाहिए। ठीक है, वर्षा तो मतलब कम ही चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन उनको काटते समय साथियों, काटते समय, हार्वेस्टिंग करते समय, ठीक है, अधिक तापमान चाहिए होता है। अधिक तापमान चाहिए क्या होता है कि मतलब तापमान, अधिक तापमान में ये पकती हैं फसलें, अधिक तापमान चाहिए और अधिक प्रकाश चाहिए। और वर्षा तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए, अधिक प्रकाश चाहिए। ठीक है, अब यहां पर क्या लिख दूं मैं, अधिक वर्षा होनी चाहिए। ठीक है, तो वो गलत हो जाएगा। अधिक वर्षा जैसे ही लिख दिया ना, उसके बाद फिर इनको काट ही नहीं पाएंगे, ये खत्म, हार्वेस्टिंग वाला कंसेप्ट ही खत्म हो जाएगा। फिर तो इनको बस ठीक है गिरे हुए पौधों को उठाया जाएगा कैसे भी करके, तो वो एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे अगर हम बात करेंगे इनको कब बोया जाता है, बोया जाता है, बोया जाता है। ठीक है, तो इनको बोया कब जाता है साथियों, बिल्कुल इनको बोया कब जाता है, तो अक्टूबर नवंबर में इनको बोया जाता है। अक्टूबर अक्टूबर नवंबर में इनको बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। ठीक है, कब बोया जाता है, तो अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। काटा कब जाता है साथियों इनको, तो काटा जाता है अप्रैल मई में, अप्रैल मई में इनको काटा जाता है, अप्रैल मई में इनको काटा जाता है। ठीक है, अप्रैल मई में इनको काटा जाता है। क्लियर हो गई बात। अब ये देख लेते हैं कौन कौन सी फसलें रबी की फसल में आती हैं, इनके उदाहरण। ठीक है, तो जैसे 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 कि जब हम बात करते हैं साथियों, जैसे कि जब हम बात करते हैं तो इसमें गेहूं चना, गेहूं चना जौ मटर मसूर, मसूर। ठीक है, गेहूं चना जौ मटर मसूर। आगे अगर हम बात करेंगे अगले पॉइंट पर, ठीक है, सरसों, सरसों, सरसों लाही, सरसों लाही वैसे तो एक ही बात हो जाती है। ठीक है, और जई, जई हो जाएगी, जौ हो ही गया। ठीक है, जई हो जाएगी भैया। और क्या हो जाएगा साथियों, तो और हो जाएगा आलू और बरसीन, आलू और बरसीन। ठीक है, आलू हो जाएगा और क्या होगा, और होगा बरसीन, और क्या हो जाएगा, बरसीम हो जाएगा। तो ये हमारी रबी की फसल हो जाती है। किसकी फसल है ये, रबी की फसल हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए अगर हमें लिखना हो तो हम कैसे लिख सकते हैं कि जो रबी की फसल है उसको, है ना, ये तो चीजें फिक्स हैं, यहां पर लिख सकते हैं जई भी होती है भाई। ठीक है, जो होता है ना उसी प्रकार की जई भी होती है, राई हो जाएगा भाई। बिल्कुल, जई कितने लोग जानते हैं जई होती है या नहीं। ठीक है, अलसी के बीज नहीं आते भाई यार, मतलब आपसे ठीक तो मैं हूं, मैंने बहुत सारी चीजें दे, बस सब देखे जितने भी यहां पर होते हैं, जितने भी मैंने लिखे हैं वो सब देखे मैंने, जौ मटर मसूर सरसों लाही जई आलू सब देखा है एकदम। सरसों के बाद क्या लिखें, लाही लिखा है, लाही, लाही नहीं होती लाही,
ठीक है, सरसों में भी आपने देखा कई ब्रांड्स होते हैं, है ना। एक सरसों ऐसी होती है जिसका पौधा बहुत बड़ा होता है, एक सरसों ऐसी होती है जिसका पौधा बहुत छोटा होता है। जई क्या होता है, कई लोगों ने जई नहीं देखी भाई, ठीक है, तो कल लेकर आते हैं जई, अब यहां मिलेगी भी तो नहीं भाई, ठीक है, और उसके बाद फिर आपको जई दिखाएंगे कि क्या होती है। बाकी सब पता है, जई नहीं पता। कितने लोग ऐसे हैं जिनको जई पता है भाई, ठीक है, बताएंगे। अलसी हमारे यहां बोया जाता है सर होलिका दहन में, बिल्कुल। लाही पीली होती है, छोटा होता है, बिल्कुल भाई, ठीक है। चलिए जय जानती हूं सर, अलसी की तरफ बीज, बिल्कुल रश्मि जी ने बिल्कुल सही बताया। अलसी के जैसे बीज होते हैं ना लंबे लंबे, वैसे ही जई के बीज भी होते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल। चलिए बहुत सुंदर भाई, ठीक है, एकदम ग्रास रूट लेवल के व्यक्ति हैं आप लोग, है ना, जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं भाई। आपको जब आप गांव में जाएंगे तो जब आप किसी तहसील में होंगे तो आपको गांव के ही मुद्दे आया करेंगे कि एसडीएम साहब के पास ये मुद्दा आया है, तो आप जा रहे हैं गांव में देखने कौन सा सेक्टर कहां पर कितना पड़ गया है, प्रधान जी ने क्या गड़बड़ कर दी है, लेखपाल साहब की क्या गलती है इसमें, तो वो सब आपको ही तो देखना है। तो इन सब चीजों से वाकिफ हमें अभी होना पड़ेगा, इसलिए पहले ये था नहीं सिलेबस में, फिर बाद में ये डाला गया कि इसको डाला जाए ताकि उत्तर प्रदेश में सेलेक्ट होने वाले लोग कम से कम उत्तर प्रदेश के बारे में तो जाने, है ना। उन्हें पता ही नहीं है, वो पता नहीं क्या पढ़ाई करके आते हैं, और फिर गांव की समस्याएं उन्हें पता ही नहीं है कौन कौन सी फसल होती है, ऐसे पौधा उखाड़ के पूछ रहे हैं कि ये क्या है। गांव के जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि सर ये जई है, ठीक है, कि जई, व्हाट इज जई, ठीक है, तो फिर इस प्रकार से बोल रहे हैं तो भी समस्या है भाई, है ना। तो चलिए ठीक है, बरसीम क्या है, बिल्कुल भाई, ठीक है, बरसीम वही है जिसका पौधा तोड़ के हम, जो होता है ना बजाने वाली जो आती है ना, एक पीपी जो करती है उसको बना लेते थे, वो बरसीम के पौधे से ही बनाई जाती थी भाई। आगे चलते हैं, खरीफ की फसल, खरीफ की फसल, ठीक है, खरीफ की फसल की बात होगी। तो अगर हम यहां पर खरीफ की फसल की बात करेंगे तो समझिए खरीफ की फसल, ठीक है, खरीफ की फसल की बात होगी। खरीफ क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स, ठीक है, खरीफ क्रॉप्स, है ना, तो इसकी बात कर लेते हैं। चलिए हाँ भाई, भैंस को खिलाते हैं बरसीम, बिल्कुल सही बात है भाई, ठीक है। उसका बीज जो है वो पीला पीला सा बीज होता है, बहुत बारीक बीज होता है बरसीम का, पीला कलर का, है ना। हाँ, उससे आम की गुठली से तो लोग ये भी पता लगा लेते थे कि शादी किधर से होगी, ऐसे, है ना, उसको ऐसे करके फेंका जाता था, तो जिधर गुठली जाती थी आम की, मान लीजिए उसी दिशा से शादी जो है फिक्स हो जाती थी एकदम, है ना। तो पहले की टेक्नोलॉजी की बात अलग है भाई, बिल्कुल बहुत सॉफ्ट होता है ना, तो पता ही होगा आपने चलिए, हाँ ये सच है भाई, ये इसी प्रकार का मामला था, और कई लोगों को पता होगा, शायद मैं गलत कह रहा हूं तो बताइए, ठीक है। चलो खरीफ की फसल की बात होगी, तो देखिए खरीफ की फसल जो है साथियों, ठीक है, एकदम सब देखिए, सबको सब पता है भाई, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे, यानी कि जो हमारी रबी की फसल है, इसके बारे में एक लाइन और लिख सकते हैं, इन्हें शीत ऋतु की फसलें भी कहा जाता है, इन्हें जो है साथियों वो शीत ऋतु की फसलें भी कहा जाता है, इन्हें इन्हें शीत ऋतु की फसलें भी कहा जाता है, शीत ऋतु की फसलें भी कहा जाता है, शीत ऋतु की फसलें भी कहा जाता है, ठीक है। इनको साथियों क्या कहा जाता है, तो शीत ऋतु की फसलें भी कहा जाता है। क्लियर हो गई बात। खरीफ की फसलों की बात अब कल ही करेंगे, ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। कल आपसे सुबह भी बात होगी भाई, ठीक है, कल आपसे साथियों सुबह भी बात होगी 8:15 बजे, उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति की बात करेंगे हम। तो जो लोग अगर आने में सक्षम है आइएगा, लेकिन अगर नहीं भी आ पाते हैं तो कोई बात नहीं है, उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लीजिएगा, और देखना अवश्य ही है
है ना भाई। तो कल ही फिर मैं बात करूंगा, चलिए ठीक है। कल सुबह 7:15 क्लास होगी और परेशान नहीं होना है, ठीक है, निश्चित रूप से आइएगा और कल करते हैं फिर बात, ठीक है। तो चलिए इतना ही, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर। एक बार इनको पढ़ना ताकि कल और हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, कल हम और डिस्कस कर लेंगे, चीजों को देख लेंगे, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।